नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपने यूजीसी नेट निकाल लिया, जेआरएफ निकाल लिया और पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गए, तो आगे का जो स्टेप है कि आप किसी न किसी विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको कोई न कोई टॉपिक या सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाना होगा। तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? हम एक मार्गदर्शन के तौर पर अपनी बातों को रखेंगे। आमतौर पर हमने पीएचडी को लेकर एक से अधिक वीडियोज बनाई हुई है, टॉपिक्स को लेकर, रिसर्च प्रपोजल को लेकर। लेकिन आज का वीडियो कुछ खास है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि बिना स्किप किए हुए पूरी बात सुनेंगे। यदि स्किप करते हैं तो आप कुछ न कुछ यहाँ पर खोएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कम बोलता हूँ लेकिन ठोस बोलता हूँ, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। नहीं तो उस मृग की तरह आपकी स्थिति होगी जो कि खुद जानता है कि कस्तूरी कुंडल उसी के पास है, फिर भी वो इधर-उधर भटकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। जब से यूजीसी एनटीए नेट ने एग्ज़ाम में 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, तब से पीएचडी इंटरव्यू को लेकर और टॉपिक सिलेक्शन को लेकर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। चाहे आप नेट को देखें, जेआरएफ को देखें या पीएचडी को देखें। अब पीएचडी के लिए भी आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में 10 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। यानी कि 1 सीट है तो 10 लोग जाएँगे और उसमें से किसी एक का चयन होगा। चयन की प्रक्रिया को लेकर अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 10 में से 9 को वापस आना पड़ेगा। उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कमेंट किया जाता है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है या फिर जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, वो कि आपका टॉपिक पुराना है, आप कुछ नया लेकर आइए। तो दुनिया भर के साहित्य लिखे जा रहे हैं और रचनाकार रोज़ ही पैदा हो रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन-सा टॉपिक बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा चयन हो जाए। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ऑलरेडी अपने दिमाग में बना चुके हैं कि हमें पीएचडी करना ही है। तो देखिए, वर्तमान समय में यदि आप कुछ हट कर ले जाना चाहते हैं, नया लेकर जाना चाहते हैं, तो जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर राज्य स्तर के अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित हो रही हैं, विचार-विमर्श के टॉपिक हैं, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, तो आप ज़रूर उनमें भागीदारी कीजिए। उनको देखिए कि उनका विषय क्या है, ठीक है? वहीं से आपको रिसर्च का टॉपिक मिल सकता है, आप प्रपोज़ल तैयार कर सकते हैं, सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च का टॉपिक कहीं बना-बनाया रखा नहीं है, बल्कि आप चिंतन-मनन करेंगे, विचार-विमर्श करेंगे, तब वहाँ से कोई एक नया टॉपिक सामने निकल कर आ सकता है। इसलिए आप अगर फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो कुछ विश्वविद्यालयों के फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक करके रखिए, जिसमें बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो आपके स्टेट में, खास तौर से यहाँ पर हम पूरे भारत को ही ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो आपके स्टेट में जो जानी-मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके भी पेज को आप लाइक करके रखिए, ताकि कोई भी वहाँ पर इस तरीके का सृजनात्मक कार्यक्रम होता है, कोई सेमिनार इत्यादि होता है, तो आप एकाग्रचित्त रहें, ध्यान रखें। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जब पीएचडी नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, तब उनके दिमाग में आता है कि हमें तो टॉपिक भी तैयार करना है। तब वो घबराना शुरू कर देते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या तैयार करना चाहिए। वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो हर विद्यार्थी के प्रिय तुलसीदास हैं, निराला हैं, प्रेमचंद हैं, ठीक है? ये 4-5 ऐसे रचनाकार हैं जो कि सभी को प्रिय हैं। लेकिन जब इन पर आप टॉपिक्स लेकर जाते हैं, तो बोल दिया जाता है कि ये तो बहुत पुराना विषय है, कुछ नया लेकर आइए। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कमेंट है, आप इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। हालाँकि रिसर्च का मतलब ये है कि पुराने टॉपिक्स पर भी हम नए दृष्टिकोण से, नए विचार से काम कर सकते हैं। तो ये नया दृष्टिकोण और नया विचार कहाँ से आएगा? वो आएगा सेमिनार से, संगोष्ठियों से, विचार-विमर्शों के माध्यम से। उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, अलग-अलग तरीके से विचार-विमर्श कर रहे हैं, वहाँ से ये बात सामने निकल कर आएगी
और आप देखेंगे कि आपको एक कोई नया टॉपिक मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप बीए में पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड ईयर में, तभी से आप अलर्ट रहिए। ये नहीं कि आप जब यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर गए, तब आप भाग-दौड़ कर रहे हैं कि मुझे कोई टॉपिक मिल जाए। नहीं, आप अगर जहाँ भी बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तभी से अलर्ट रहिए। इन विश्वविद्यालयों की वेबसाइट यानी फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर दीजिए खोज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी सोशल मीडिया पर होंगे ही होंगे, नहीं हैं तो कुछ समय के लिए ज़रूर रहें, कभी-कभी देख लिया करें। तो बीए थर्ड ईयर से ही अलर्ट रहिए। फिर पीजी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 से ही इन सेमिनारों में, संगोष्ठियों में मतलब इनको सुनना शुरू कर दीजिए। जाइए इसमें थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर थोड़ा सुनिए, तो आपको एक नया टॉपिक मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, आपको मैं उदाहरण के साथ बतलाऊँगा। जो भी मैं बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित करके आपके सामने रखूँ। जैसे अभी हाल-फिलहाल में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सेमिनार होने वाला है। सेमिनार को हम नेशनल सेमिनार भी कहते हैं और राष्ट्रीय संगोष्ठी उसको हिंदी में बोलते हैं। और हर विश्वविद्यालय के लिए ये कराना ही होता है और जहाँ भी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अच्छे अध्यापक हैं, प्रोफ़ेसर हैं, वो इस तरीके के सेमिनार कराते रहते हैं। इसीलिए मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ज़्यादा चर्चा की हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय निर्धारित किया गया है, स्त्री साहित्य विविध आयाम। ठीक है? अब स्त्री साहित्य जो भी लिखे गए हैं, चाहे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ठीक है? ज़्यादातर आत्मकथाएँ हैं, इन्हीं में लिखी गई हैं चीज़ें स्त्री साहित्य के अंतर्गत। तो इसके जो विविध आयाम हैं, उस पर एक संगोष्ठी होगी। उसमें अच्छे खासे जो भी वक्ता हैं, आएँगे, अलग-अलग जो क्षेत्रों में उन्होंने काम किया हुआ है, खासतौर से कथा साहित्य में काम किया है या फिर आत्मकथा के क्षेत्र में काम किया हुआ है। तो वो वक्ता के रूप में रहेंगे। उसमें लिखा भी रहता है कि कौन-कौन आने वाला है और संगोष्ठियों का उपविषय भी दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए स्त्री साहित्य विविध आयाम दिया गया है, लेकिन इसके सब चैप्टर दिए गए हैं कि भारत में स्त्री आंदोलन का इतिहास, स्त्री विमर्श की वैचारिकी, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, हिंदी की स्त्री पत्रकारिता। ये देखिए एक नया टॉपिक है यहाँ पर। आपने तमाम पढ़ा लेकिन आप पुरुष पुरुषों द्वारा कई पत्र-पत्रिकाएँ संपादित की गई हैं। आपने हिंदी पत्रकारिता वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा और हमने अपने चैनल पर उसके बारे में चर्चा भी की है। लेकिन महिलाओं ने कौन-कौन सी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने कि पत्रिकाओं का संपादन किया, उसमें अपना योगदान दिया है। जैसे महादेवी वर्मा का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तब आपको और उन्हीं की तरह महिला संपादकों को खोजना है। तो आपका एक कलेक्शन बन जाएगा और आप एक अच्छा विषय बनाकर प्रेज़ेंट कर सकते हैं, नया विषय के रूप में हो सकता है। स्त्री आत्मकथाएँ, 4-5 जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ, उसका लेकर भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या उसमें विविधता है, ठीक है? यहाँ पर है स्त्री कविताएँ एवं स्त्री भाषा। आप कई बार पुरुषों की कविताओं को पढ़ते हैं, तो उनकी भाषा शैली अलग है और अगर स्त्रियाँ लिख रही हैं, तो उनके जो स्वर कविता के निकल रहे हैं, उनकी भाषा शैली क्या है? ये भी एक नया टॉपिक है, इसको भी आप कैच कर सकते हैं। स्त्री आलोचना एवं वैचारिक लेखन। वैसे तो हम ज़्यादातर आलोचकों को पढ़ते हैं, उसमें भी पुरुष आलोचक ज़्यादा हैं। अगर हम शुरुआती इतिहास ग्रंथ की बात करें, आलोचना की बात करें, तो महिला आलोचकों की संख्या बहुत कम है। हाल-फिलहाल में जैसे निर्मला जैन का नाम आपने सुना होगा, अनामिका का नाम आप सुन लेंगे, सुमन राजे। अभी तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, सब पुरुषों द्वारा लिखे गए थे, लेकिन सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। तो वहाँ भी उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है। तो आप काम कर सकते हैं कि स्त्री आलोचना एवं वैचारिक लेखन। ऐसा कई बार लगता है हिंदी साहित्य पढ़ते हुए कि आलोचना स्त्रियों के लिए बना ही नहीं है। आलोचना विधा में बहुत कम महिलाएँ शामिल रही हैं। हालाँकि हाल-फिलहाल में धीरे-धीरे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है, जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ रही है और ज़्यादातर प्रोफ़ेसर ही आलोचक होते हैं। तो जितनी महिलाएँ जो थोड़ा सक्रिय हैं, वो लिख रही हैं धीरे-धीरे। तो आपको खोजना है। आप जब इसमें जाएँगे, तो इन विषयों पर तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे और आप जाकर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं कि मैं फलाँ क्लास का विद्यार्थी हूँ और मैं आगे चलकर पीएचडी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो वहाँ से भी आपको क्लू मिल जाएगा, ठीक है? ये है अनुराज हिंदी अकेडमी। अनुराज हिंदी अकेडमी ये नहीं कहता है कि सारी चीज़ें मैं ही जानता हूँ।
क्योंकि एकेडमी है तो एकेडमी की तरह ही बात होगी कि आप यहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। ये है खास विशेषता, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो विषय हो गया यहाँ पर। फिर है हिंदी समाज में स्त्री की स्थिति एवं विविध छवियाँ। अब हिंदी समाज में, हिंदी जो समाज है, समाज जैसे एक तो होता है भारतीय समाज, लेकिन एक हिंदी समाज है जो हिंदी पट्टी है और उसमें स्त्री की क्या स्थिति है और उसकी विविध छवियाँ क्या है? क्या स्त्री वैसी है जो आज़ादी के पहले थी या फिर आज़ादी के बाद स्त्रियों में भी बदलाव आया, उनकी छवियों में परिवर्तन आया? उसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं और साहित्य में किस तरीके से इस बदलाव का अ अ अभिव्यक्ति या फिर प्रस्तुति हुई है, इसको भी आप शोध के तौर पर देख सकते हैं। नवजागरण और स्त्री प्रश्न, ठीक है? अलग-अलग समय में नवजागरण रहे हैं, भक्ति काल में भी नवजागरण था, आधुनिक काल में देखेंगे यहाँ भी नवजागरण, छायावाद में भी नवजागरण और आज भी अगर आप अ, स्त्रियों की बात करें, तो अगर उनके हक, अधिकारों की बात करें, तो ये भी नवजागरण के अंतर्गत ही है। स्त्री और संवैधानिक अधिकार, इसको लेकर चर्चा-परिचर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं और आप अ, वक्ताओं द्वारा सुन भी सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। भूमंडलीकरण, स्त्री और स्त्री मुक्ति का प्रश्न। तो अब जैसे कि ग्लोबलाइज़ेशन का दौर चल रहा है, उसमें भी ये हिंदी पट्टी की स्त्रियाँ, भारत की स्त्रियाँ और जो प्रवासी साहित्य लिख रही हैं स्त्रियाँ, इन सभी स्त्रियों की क्या स्थिति एक ही जैसी है या फिर अलग-अलग? तो आपको संगोष्ठी में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसीलिए मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ कि वैसे बताने के लिए तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं, आगे भी हम बताते रहेंगे। कई बार वन लाइनर टॉपिक्स होते हैं और जो घिसे-पीटे टाइप के होते हैं। इसीलिए तुरंत चयन बोर्ड बोल देता है कि आपका टॉपिक बहुत पुराना है और आप कुछ बोल भी नहीं पाते। आप जानते हैं, खुद जानते हैं कि हमारा टॉपिक है पुराना, लेकिन इसमें मैं नया क्या करूँ? नया तभी होगा जब इस तरीके के संगोष्ठियों से थोड़ा आप जुड़ाव रखेंगे। लोक साहित्य में स्त्री, अभी तक तो हम हिंदी साहित्य में बात कर रहे थे, लोक साहित्य में। जैसे हम जब ललित निबंध पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लोक की बात की जाती है। तो जो लोक साहित्य है, उसमें स्त्री की क्या स्थिति है, उसको लेकर। हिंदी रंगमंच में स्त्री, हिंदी सिनेमा में स्त्री प्रश्न, जिनका रुझान सिनेमा की तरफ है। तो हिंदी सिनेमा में स्त्रियों की क्या स्थिति है या फिर पात्रों के रूप में जो स्त्रियाँ काम कर रही हैं या फिर अभिनय कर रही हैं, उनसे जुड़े हुए कौन-कौन से सवाल हैं, इसको लेकर भी कितनी रचनाएँ लिखी गई हैं, उन पर भी आप काम कर सकते हैं। हिंदी के कथेतर लेखन में स्त्री की जगह, अब तो एक हुआ कि जो मेन स्ट्रीम है, कहानी, उपन्यास, लेकिन जो कथेतर लेखन है, उसमें स्त्री की जगह क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो मेन टॉपिक हो गया आपका स्त्री साहित्य विविध आयाम, ये इसके सब चैप्टर हो गए, ठीक है? जब आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, तो इसमें चैप्टराइज़ेशन कराया जाता है और 4-5 5 चैप्टर कम से कम रहने ही चाहिए। फिर उसमें ये सब चैप्टर के रूप में आ सकते हैं, जिससे कि आपकी एक समझ भी विकसित होगी, ठीक है? तो इस संगोष्ठी को आप लोग देख भी सकते हैं। अगर आप नज़दीक में हैं तो जाकर उसमें प्रतिभाग भी कर सकते हैं। इसका सब दिया हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है, ठीक है ना? तो ख़ास तौर से जो विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। जो दूर-दराज के हैं, उनके लिए तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने यहाँ पर बतलाया है, अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो उनके मन में एक आइडिया आएगा, एक विचार आएगा। रिसर्च का मतलब ये है कि आपके अंदर पहली बात तो धैर्य हो। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप बहुत जल्दीबाज़ी में हैं, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएँगे। दूसरा है कि आप एकदम से तटस्थ रहें और तीसरा है कि आप दृढ़ संकल्पित रहें एकदम। आपको कि करना है, करना है। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनमें इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप टॉपिक निर्धारित कर सकते हैं। और कुछ मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अ, महाश्वेता देवी की जन्म शती, इनके 100 साल हुए हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकार और महाश्वेता देवी, मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ। तो महाश्वेता देवी का आपने जंगल के दावेदार ये सब पढ़ा होगा, ठीक है? हजार चौरासी की माँ, इस तरीके से पढ़ा होगा, कुछ आप रचनात्मक चीज़ें पढ़ी होंगी। अब जो मेन टॉपिक है यहाँ पर, मेन टॉपिक आपने देख लिया कि स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकार और महाश्वेता देवी मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ। अब इसमें विमर्श के जो विषय हैं
और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे भारतीय स्त्री यथार्थ क्या है? भारतीय साहित्य परंपरा में स्त्री महाकाव्य में, नाटक में, पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं इत्यादि में। भारतीय स्त्री रचनाकारों के लेखन में स्त्री यथार्थ, महाश्वेता देवी का रचना संसार, महाश्वेता देवी के लेखन में स्त्री यथार्थ। तो अब आप इन विषयों के आधार पर अपने दिमाग में कुछ न कुछ पॉइंट जरूर रखे होंगे कि हाँ, महाश्वेता देवी के इन रचनाओं को पढ़े थे तो कुछ चीजें इसमें आई हुई हैं। अगर नहीं पढ़े थे तो सबसे पहले आपको मूल आधार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जैसे महाश्वेता देवी का रचना संसार है, तो आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी कि क्या क्या इनकी रचनाएं रही हैं। चाहे आप कहानी पर कर रहे हैं तो कहानी की पूरी जो भी संग्रह इत्यादि उसको खरीदना पड़ेगा, या फिर उपन्यास है तो उपन्यास को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि कोई चीज रख दी गई है, अगर आपको दे भी दी जाए तो फिर आप वाइवा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, मान लीजिए अब कोई इसमें गॉडफादर बैठा हुआ है तो फिर मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन अगर आप एकदम ऐसे जा रहे हैं कि मुझे करना है तो थोड़ा सा तो पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे कोई एक नई दृष्टि जरूर मिल रही होगी कि जो संगोष्ठियां होती हैं वो फालतू नहीं होती हैं। उसमें विचार विमर्श किया जाता है कि आ, जो भी रचनाकार है उसको नए ढंग से इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। और रिसर्च में भी यही चीज होती है कि चीजें पुरानी ही होती हैं लेकिन नए तरीके से इसका अध्ययन कैसे किया जाए। हालांकि हिंदी एकेडमिया में कुछ चीजें पहले से ही चयन बोर्ड के दिमाग में फिक्स हो जाती हैं कि कुछ टॉपिक्स को देखते ही तुरंत बोल देते हैं कि इस पे तो बहुत काम हो गया। जैसे दलित साहित्य पे बहुत काम हो गया, स्त्री साहित्य पे बहुत काम, तो काम तो सब पे हो गया, तो क्या इसका मतलब है कि अब डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाए? तो कड़क जवाब तो यही है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको विनम्रता के साथ तो कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी कि काम हुए हैं लेकिन मैं इस दृष्टि से, नई दृष्टि से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रस्ताव रखना रहता है, फिर बाद में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका अगर चयन हो जाता है तो आप काम करेंगे। तो यहाँ पर आप महाश्वेता देवी से संबंधित कुछ टॉपिक्स देख लिए। आगे और देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ, कृष्णा सोबती के ऊपर एक सेमिनार आयोजित हुआ था। ठीक है ना? तो उसमें जो टॉपिक है स्त्री यथार्थ और स्त्री आख्यान, भारतीय उपन्यास और कृष्णा सोबती, ये विषय था। अब इसमें अलग अलग सत्र थे जिसमें एक पहला टॉपिक है कृष्णा सोबती के संवेदनात्मक और वैचारिक आधार। मान लीजिए जो कृष्णा सोबती ने लिखा है उनकी रचनाओं में संवेदनात्मक और वैचारिक आधार क्या है, एक टॉपिक ये भी बन सकता है। इसके लिए आपको कृष्णा सोबती के कथा साहित्य को पूरा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। फिर है कि स्त्री प्रतिरोध का भारतीय चेहरा, यानी कि जो कृष्णा सोबती के रचनाएं के उपन्यास रहे हैं, कहानियां रही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो स्त्री प्रतिरोध का भारतीय चेहरा बन के सामने वो रचनाएं आई हुई हैं। इसके बाद है परंपरा और आधुनिकता का स्त्री पक्ष, यानी कि आप रचनाओं को पढ़ेंगे कृष्णा सोबती का, क्योंकि जो भी टॉपिक बनाए जाते हैं वो ऐसे हवा में नहीं बनाए जाते हैं, कहीं न कहीं उनका लिंक रहता है। ठीक है ना? फिर इसमें ये 3 टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण रहे। तो ये कृष्णा सोबती से रिलेटेड है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं कृष्णा सोबती पर काम करना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट आप रख सकते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये होगा कि अगर पूछा जाएगा कि आपका टॉपिक पुराना है, तो आप इसका ज़िक्र भी कर सकते हैं कि मैं फला जगह गया था, संगोष्ठी में गया था, तो वहाँ पर इस विषय पर ऐसे-ऐसे नए दृष्टिकोण से चर्चा की गई, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, काम किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर सिनॉप्सिस तैयार करके आया हूँ। ऐसी बातों को रख सकते हैं। तब बोर्ड को लगेगा कि ये विद्यार्थी प्योर एकेडमिक लग रहा है, इसलिए सेमिनारों में भी जाता है। मुझे कम चांस लगता है कि बहुत बच्चे सेमिनार इत्यादि में जाते भी होंगे। लेकिन आज के बाद वो सेमिनार में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम फेसबुक पे इस तरीके के सेमिनार्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। मैंने बताया आपको कि बीए थर्ड ईयर से ही आप अपने अंदर रिसर्च स्कॉलर के गुण को लाइए। ये नहीं कि आप जब क्वालीफाई कर गए हैं तब आप लाएँगे तो फिर लेट हो चुका रहेगा। आगे बात करते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वही टॉपिक है और इसमें बोलने वालों का कुछ नाम दिया गया है, काशीनाथ सिंह, प्रोफ़ेसर अनामिका, अखिलेश। आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नाम हैं, ठीक है ना? तो बड़े लोगों को सुनने के बाद बड़ा दृष्टिकोण भी आता है, बड़े विचार भी आते हैं और अच्छा भी लगता है कि मैंने फलाँ को सुना और तहाँ वहाँ से ये चीज़ मुझे पता चली। अब जैसे अखिलेश हैं यहाँ पर, तो इन्होंने ये तद्भव पत्रिका संपादित करते हैं, आप जानते हैं। काशीनाथ सिंह के बारे में बताना ही नहीं, अनामिका जी के बारे में बताना ही नहीं। तो ये ये जो भी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं,
ये कृष्णा सोबती का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप श्रोता के रूप में बैठ के सुन रहे हैं, तो आपके मन में भी विचार आएगा, कुछ-कुछ नोट करते रहिए वहाँ पर। फिर जाके इन लोगों से बात भी कर सकते हैं कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, क्या ये नया दृष्टिकोण है, कर सकते हैं? तो कुछ न कुछ बताएँगे ही। कई बार जो विद्वान लोग होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, कई बार खराब भी कर देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से बात करेंगे, तो 2 मिनट वो आपको दे भी सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमने हरिशंकर परसाई को लेकर आप सभी को कुछ टॉपिक बताया था, इसके पहले जब पीएचडी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर देखिए सेमिनार हुआ था, यूपी कॉलेज, आपने सुना होगा वाराणसी में यूपी कॉलेज है, ठीक है? और वहाँ पर सेमिनार हुआ था, हरिशंकर परसाई का लेखन, समय, समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अच्छा टॉपिक है। हरिशंकर परसाई का लेखन, समय, समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब, एक टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद इस पर बहुत सारे लोगों ने बोला। फिर आप देख रहे हैं कि पहला सत्र है भारतीय लोकतंत्र और हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई के जो भी निबंध हैं, उन निबंधों को पढ़ते हुए उसमें भारतीय लोकतंत्र की क्या स्थिति दिखाई पड़ती है, उसका क्या रूप दिखाई पड़ता है, आप एक टॉपिक बना सकते हैं। कम से कम 20-25 निबंधों को कलेक्ट करके आप एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं। ये नए में ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि थीसिस एकदम पूरा मोटी लिखी जाए। कई बार तो 100 पेज की थीसिस भी बहुत मायने की होती है। हमने कई थीसिसों को देखा है कूड़ा-करकट करते हुए। जो भी एक्सपर्ट वाइवा लेने आते हैं। वाइवा तो कई बार होता है, एक तो आप जब एडमिशन होता है तब वाइवा होता है और एक बार जब आप पूरा रिसर्च कर लेते हैं तब वाइवा होता है। तो जीवन पूरा वाइवाओं से भरा हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र और हरिशंकर परसाई। इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है ना? इसके बाद एक है हिंदी गद्य लेखन की परंपरा और हरिशंकर परसाई। इस तरीके से भी टॉपिक बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ भी सेमिनार इत्यादि हो रहे हैं, तो आप अगर नज़दीक हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जाइए, सुनिए और समझिए और जो भी वहाँ पर बड़े व्यक्तित्व आ रहे हैं, उनसे एक आध बार संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए। तो कुछ नई दृष्टियाँ आपको मिलेंगी, कुछ आपका पहले तो मनोबल बढ़ेगा और लगेगा कि नहीं, जब इन्होंने बोल दिया है तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए एक कभी और संगोष्ठियाँ हुई थी, संगोष्ठी बल्कि हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, भक्ति काल और भारत का स्वप्न। वैसे भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन जब भक्ति काल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या भारत का स्वप्न है, जिसे राम राज्य की कल्पना। तो इसको लेकर तमाम विद्वान यहाँ पर थे, बोले होंगे, ठीक है ना? तो क ये तो बीत गया तो अब इसको दोबारा हम कहाँ से सुनेंगे, लेकिन टॉपिक ऐसे ही निर्धारित होते हैं। मेरा जोर क्या है कि आप एक तो कोई बता दिया, आपने कर लिया। एक आपका मन कर गया कि मैं फलाँ पे करूँगा और सब कुछ सही रहा तो आपका हो गया, मान लीजिए एडमिशन। अगर नहीं हो रहा है, बार-बार आपके टॉपिक को हमेशा बोल दिया जा रहा है कि पुराना-धुराना है। मान लीजिए एकदम से पुराना लेकर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वापस आ जाए। लेकिन इस तरीके से अगर आप थोड़ा-सा एकेडमिक अप्रोच अपनाएँगे, तो हो सकता है कि कोई एक बार क्लिक कर जाए आपका टॉपिक और आपका सिनॉप्सिस भी हो जाए। अब हमारे प्रोफ़ेसर रहे आशीष त्रिपाठी जी, हमको बीए में इन्होंने पढ़ाया था। तो इन्हीं के मैं फ़ेसबुक पेज से इसको लिया हुआ था। उस समय तो मैं इसको लाइक किया था। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि आप सभी को बतलाऊँ। हालाँकि बहुत पुराना ये सेमिनार हुआ था। आमतौर पर हम लोग नामवर सिंह को आलोचक के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक टॉपिक है, आलोचक नामवर सिंह का काव्यबोध और कवि नामवर। तो मान लीजिए अब एक चीज़ आपके दिमाग में फिक्स कर दी गई कि इन्होंने कविताएँ भी लिखी। इनका आलोचक नामवर सिंह का काव्यबोध और कवि नामवर। नामवर सिंह का इंटरव्यू आप सुनेंगे तो शुरुआती दौर में कविताएँ लिखते थे, लेकिन बाद में ये आलोचक की तरफ आलोचक आलोचना के क्षेत्र में चले गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जब नामवर सिंह आलोचक के रूप में, तब उनका काव्य बोध क्या है? अब आप इनकी कुछ आलोचनात्मक किताबों का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, कविता के नए प्रतिमान और ढेर सारी हैं, ठीक है ना? और आशीष त्रिपाठी जी ने कई किताबों का देखिए यहाँ पर सब दिया गया है, इसका संपादन इत्यादि किया है, तो समय निकाल कर आप इन किताबों को देखेंगे। मैंने बताया ना कि रिसर्च करने का पहला जो है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और दूसरा जिज्ञासा होना चाहिए, तीसरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, चौथा तटस्थ होना चाहिए एकदम कि हाँ, मुझे करना है इस चीज़ को। ये नहीं कि एडमिशन लेके आप एक सीट खराब कर दीजिए, बीच में छोड़कर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेमिनारों को भी ध्यान रखिए और जो भी टॉपिक्स है एक बार उसको क्लिक कीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तो कम से कम नोट कर लीजिए, उससे संबंधित चीज़ों को खोजिए। बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो हम
यहाँ पर आपसे डिस्कस करते ही रहेंगे और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके आधार पर फिर हम चिंतन-मनन करेंगे। एक और है, बहुत सारे रचनाकारों को हम देखते हैं, जो फ़ेमस रचनाकार हैं, उन्हीं पर हम रिसर्च करना चाहते हैं और बाद में पता चलता है कि बोर्ड बोल देता है कि ये तो पुराना है। लेकिन देखिए कुछ नए रचनाकार हैं, जैसे कमला प्रसाद करके यहाँ पर साहित्यकार हैं, ठीक है? तो रचना और आलोचना के अंतर संबंध भारतीय परंपरा का पक्ष, तो कम से कम जाकर आप कमला प्रसाद की जो भी किताबें हैं, उनको आप देखिए, पढ़िए, एक नया टॉपिक आप बना सकते हैं, ठीक है ना? तो कुछ नए टॉपिक कई बार जल्दी से प्रभावित कर देते हैं बोर्ड वालों को और फिर आपके टॉपिक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और कई बार हिंदी एकेडमिया में मैंने देखा है कि पसंद-नापसंद का भी काफ़ी रोल रहता है। एक तो आपके टॉपिक को पसंद किया जा रहा है, एक आपको पसंद किया जा रहा है। आप हँस भी रहे हैं तो लोग खुश हैं कि चलिए हँस रहा है। और दूसरा एक टॉपिक को नहीं पसंद किया जा रहा है और एक अगर आप हँस रहे हैं इंटरव्यू में या फिर हँसने का मतलब अट्ठहास नहीं, मुस्कुरा भी रहे हैं और सामने वाला आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो फिर आपका काम हो चुका है। तो देखिए हिंदी एकेडमिया में मैं इसीलिए आप लोगों से जुड़ा भी हूँ कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकूँ, तो काफ़ी हो सकता है। मैं ख़ास तौर से उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चयन बोर्ड में जो भी बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर इत्यादि हैं ये की ही गुज़ारिश करूँगा कि जो भी विद्यार्थी सिनॉप्सिस इत्यादि लेकर जा रहे हैं, तो 2-4 मिनट उनसे ज़रूर बात करें। कई बार हमने सुना है कि मुझसे तो 1 ही मिनट बातचीत हुई। आप किसी को 1 मिनट में नहीं जज कर सकते। इसलिए कम से कम 4-5 मिनट। हालाँकि इन सब की मजबूरियाँ भी हैं, 10-10 गुना बच्चे आ जाते हैं वाइवा देने, तो टाइमिंग को लेकर भी है। लेकिन एक होता है ना संतुष्टि टाइप का, कि हमने इतना समय दिया, इतना हमने वो जवाब दिया, लोगों ने बातचीत किया। नहीं होता है तो उतना नहीं अखरता है। लेकिन अगर 1 आध मिनट में ही आपको वापस कर दिया जाता है, कई बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों से अच्छे से क्वेश्चन करना है, अच्छे से पूछना है और फिर मूल्यांकन करना है निष्पक्ष तरीके से कि हाँ, ये हो। हालाँकि कहा जाता है पीएचडी के लिए कि जो पराक्रम करते हैं वो असफल हो जाते हैं और जो परिक्रमा करते हैं उनका चयन हो जाता है। ये थोड़ा-सा दुर्भाग्य है, हालाँकि कुछ विश्वविद्यालय भी इस मामले में भी बचे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लिया होगा कि फ़ेसबुक पर केवल फ़ोटो लाइक नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से गतिविधियों पर काकचेष्टा बकोध्यानम के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, देखना है आपको कि हो सकता है कि हमारे पीएचडी का टॉपिक बन सकता है, हम सिनॉप्सिस इस पर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप मेहनत करेंगे, कहा जाता है ना कि एक कदम आप चलिए, फिर दूसरा भी एक कदम चले, तो फिर इसी तरीके से कदम आगे बढ़ते चलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको एक नई दृष्टि प्रदान किया होगा। आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।